पटना से मैं बोल रहा हूँ। आज का जो मैं वीडियो बनाया हूँ वो वीडियो है बिहार के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के से संबंधित है। यह चाहे वो बीपीएससी का हो, चाहे बिहार एसएससी का हो, जैसे दरोगा भी इसमें शामिल हो सकता है। और ये आज का जो वीडियो के लिए जो टॉपिक जो चुना हूँ वह है बिहार की आर्थिक समीक्षा और बिहार का बजट। इन चीज़ों को देख करके आज मैं बताऊंगा। 26 और 27 फरवरी को हमारे माननीय वित्त मंत्री सुशील मोदी जी ने जो सदन में प्रस्तुत किया था, विधानसभा में जो प्रस्तुत किया था, उसी को लेकर कुछ डाटा है, उस हिसाब से मैं आप लोगों को समझाने का एक प्रयास कर रहा हूँ। ये आर्थिक बेस पर है। इसके बाद हम धीरे धीरे कृषि के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में क्या क्या विकास हुआ, इन सभी को लेकर के मैं चर्चा करना चाहूंगा। तो सबसे पहले आज मैं इस बात की चर्चा मैं कर दूं कि यह क्या है। सबसे पहले यह आर्थिक समीक्षा के बारे में एक पॉइंट को बता दूं जो परीक्षा उपयोगी हो सकता है कि केंद्र के साथ साथ बिहार भारत का पहला और एकमात्र ऐसा राज्य है जहां आर्थिक समीक्षा, आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत होता है। 2007 के पहले बिहार का अपडेट डाटा नहीं हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान सरकार ने इस अपडेट डाटा को लेकर के जो प्रयास किया वो काबिले तारीफ है। और इतना अपडेट शायद किसी अन्य राज्यों में नहीं प्राप्त होगा जितना बिहार का है। बिहार सरकार इसे प्रस्तुत करती, इसलिए काफी उपयोगी और ऑथेंटिक न्यूज के रूप में इसे समझा जा सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण चीज है कि यह आर्थिक समीक्षा जो इस बार पेश हुआ तो वो 12वां था। तो इस चीज को समझ सकते हैं कि लगभग 2006-07 यानी 7-8 के आसपास से इसकी शुरुआत हुई है, इसलिए यह महत्वपूर्ण चीज है। अब आगे आते हैं। अब हम लोग देखेंगे 2016-17 ध्यान में रखा जाएगा। आर्थिक विकास दर या आर्थिक सर्वेक्षण जो होता है वो विगत वर्षों का जो उपलब्ध जो डाटा होता है, उन्होंने क्या प्रोग्रेस किया है, कितना उसका अपडेट हो पाया है, उसी चीजों को लेकर के तैयार होता है। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा कर लें, खास करके आर्थिक विकास दर के बारे में अगर हम लोग चर्चा करेंगे तो यह 2016-17 ध्यान में रखेंगे। यह डाटा जो सरकार के द्वारा प्रस्तुत हुआ है 2016-17 का, इसमें है कि 10.3% विकास दर है, जबकि केंद्र में 7% के आसपास विकास दर होना और राज्य में 10.3 विकास दर होना ये काबिले तारीफ है। जबकि इसे पिछले साल में देखेंगे 7.5% विकास दर है, उसके तुलना में यह विकास दर काफी बेहतर है। दूसरी चीजों को देख सकते हैं। राजकोषीय घाटा 4418 करोड़ रुपए के 4418 करोड़ रुपए के। इसके बाद देखेंगे जबकि पिछले साल का है 883 करोड़ रुपए का। इस चीजों को समझ सकते हैं हम लोग। इसके बाद जरा समझें। ऋण का है 21,577 करोड़, ब्याज भुगतान है 8191 करोड़, प्रति व्यक्ति आय जो है 38,546। बिहार पर कर्ज जो बैठता है 1,06,000 करोड़ का, प्रति व्यक्ति इस प्रकार से कर्ज होता लगभग 9,000 और पूंजीगत व्यय इस वर्ग का जो है 16,480 करोड़ का। इस चीजों को जरा समझिएगा। इसकी उपयोगिता काफी महत्वपूर्ण इस रूप में है कि सबसे पहले हम लोग समीक्षा करें। जो विकास दर 10.3% है ये काबिले तारीफ है, और यह विकास दर जितना तेजी से होगा रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और साथ ही साथ सरकार के क्रियाकलापों की भी जानकारी हमें उपलब्ध हो पाएगी। दूसरी महत्वपूर्ण है राजकोषीय घाटा 4418 करोड़। ये थोड़ा पिछले बार की तुलना में ज्यादा है। ज्यादा होने का सरकार ने स्वयं ने रीजन दिया है कि पूंजीगत परिव्यय प्रशासनिक और सामाजिक क्षेत्र में ज्यादा खर्च हुआ है, इसीलिए इस चीजों को हम लोग मान सकते हैं कि खर्चे, इसीलिए इसमें राशि ज्यादा हो गई है। इसके अलावा और चीज बता सकते हैं। आर्थिक विकास दर के जो कारण सरकार ने चुना है, उन्होंने कहा कि पूंजीगत क्षेत्र में हमने पूंजी ज्यादा निवेश किया है। इसके अलावा अर्थव्यवस्था के जो मानक है, जिस मानक के स्टैंडर्ड पर तय होते हैं, उसमें भी तार्किक बदलाव किया गया और साथ ही साथ कृषि क्षेत्र में जो मूलभूत सुधार होना चाहिए था उसमें भी है। और इसके अलावा जो हमारे वित्त मंत्री ने सदन में कहा था कि राजनीतिक स्थिरता भी बहुत बड़ा कारण है, जिसके कारण से राज्य का विकास दर काफी बेहतर है। उनके अनुसार 1947 से लेकर के और 1963 तक में राजनीतिक स्थिरता रही है, जिस समय विकास ज्यादा हुआ। लेकिन 1963 से लेकर 1990 तक
कोई भी मुख्यमंत्री 2 या 2 से ज्यादा सालों तक शासन नहीं कर पाया। इसे राजनीतिक अस्थिरता के दौर था, जिसके कारण राज्य में विकास बेहतर नहीं हो पाया। उसी तरह उन्होंने कहा कि 1990 से लेकर 2005 तक का विकास दर है, वो विकास के लिए प्रयास नहीं हुआ, इसलिए विकास नहीं हुआ। लेकिन नई सरकार यानी 2005 के बनने के बाद से जो लगातार राजनीतिक स्थिरता देखने को मिली है, उस स्थिरता के कारण विकास बहुत तेजी से बढ़ा है। उन्होंने इस कहा है कि अगर विगत 5 वर्षों का अगर ध्यान दिया जाए, खासकर 2012-13 से, तो हम लोग कहते हैं खनन क्षेत्र में सबसे ज्यादा डेवलपमेंट देखने को मिलता है। 67.5% क्षेत्र खनन क्षेत्र में डेवलपमेंट देखने को मिलता है। दूसरा है विनिर्माण क्षेत्र, इसमें 25.9% है डेवलपमेंट यानी वृद्धि दर है। तीसरा जो है ट्रांसपोर्ट और भंडारण में 13.5% देखने को मिलता है। ध्यान में रखें, खनन जो है 67.5% है, विनिर्माण 25.9% है, ट्रांसपोर्ट जो है 13.5%। यहाँ कुछ हम कमेंट करना चाहेंगे। कमेंट खनन के क्षेत्र में देख लें। खनन के क्षेत्र में झारखंड के बंटने के बाद से बिहार में कोई ऐसे खनिज नहीं प्राप्त हो पाया था जिससे कि बिहार में खनन क्षेत्र का विकास हो। लेकिन 2012-13 के बाद से बालू को सरकार ने उसको न केवल अधिकृत किया, बल्कि बालू क्षेत्र को सरकारी नीतियों के अंतर्गत लाया गया, इसलिए उस क्षेत्र में अपेक्षित विकास हुआ और राज्य सरकार को इसमें काफी ज्यादा राजस्व की वसूली भी हो रही है और राजस्व में अधिशेष भी मिला। दूसरा चीज हम विनिर्माण, यहाँ ध्यान में रखेंगे, निर्माण और विनिर्माण दोनों दो पहलू। निर्माण का मतलब होता है कंस्ट्रक्शन और विनिर्माण का होता है मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में हम लोग कहते हैं 25.5% से ऊपर है, यानी लगभग 26% के आसपास है। तीसरा ट्रांसपोर्टेशन में और भंडारण क्षेत्र में भी अच्छा खासा विकास देखने को मिला है, वो है 13.5%। उसी प्रकार उद्यम क्षेत्र का इन्होंने विकास का जो चर्चा किया है वो है लगभग आपको 9.8% है उद्यम क्षेत्र में विकास दर, यानी 10% का विकास दर को इन्होंने बताया। इसका बताया सड़क घनत्व के मामले में हम तीसरा प्रमुख राज्य यानी केरल पश्चिम बंगाल के बाद क्यों ये बिहार तीसरा स्थान रखता है। केरल में सबसे ज्यादा है, पर 100 किलोमीटर के घनत्व का आधार बनाया जाता है। दूसरा पश्चिम बंगाल का स्थान है और तीसरा बिहार का। उसी प्रकार उन्होंने एक और मार्केबल पॉइंट इन्होंने बताया था जो महत्वपूर्ण है, आप लोग को भी जानकारी होना, कि बिहार में राजस्व अधिशेष है, यानी जितना हम खर्च करते हैं राजस्व के दृष्टि से उससे कहीं ज्यादा हमें राजस्व में अधिशेष से बचत हो रही है। वो बचत होने का जो दिया गया जो डाटा जो है वो 10,819 करोड़ रुपए का है, 10,819 करोड़ रुपए का, जबकि 2012-13 में 5101 यानी 5,000 का था, आज 10,000 हो चुका। ये ध्यान में रखा जाना है कि बिहार 2012-13 में राजस्व का अधिशेष ग्रहण करने वाला राज्य बन चुका है और तब से लेकर लगातार ये प्रयास चल रहा और हम इसमें काफी हद तक सफल भी हुए हैं और आज हम यहाँ तक पहुंचे। इसके अलावा कुछ अन पॉइंट्स भी है, परीक्षोपयोगी चीजें हैं जो हम आप लोग को एक एक करके शेयर करना चाहेंगे। उसमें जो दिया गया है आर्थिक समीक्षा में दिया गया है जो है कि प्रति व्यक्ति आय के दृष्टिकोण से अगर बिहार में अगर विभिन्नता देखिए तो काफी ज्यादा मिलता है। पटना नंबर 1 में है, जबकि सबसे पिछड़ा जो है मधेपुरा है। पटना नंबर 1 में है और मधेपुरा सबसे पिछड़ा। पिछले बार शिवहर पिछड़ा हुआ था, इस बार मधेपुरा पिछड़ा हुआ। सिर्फ तो अगर 3 प्रमुख है, अगर रिच है प्रति व्यक्ति आय के दृष्टिकोण से अगर रिच जिला का चर्चा किया था, पटना के बाद मुंगेर के बाद बेगूसराय स्थान है। उसी तरह अगर पिछड़े के दृष्टि से देखें सबसे पिछड़ा जो है मधेपुरा, उससे थोड़ा सा कम है सुपौल और उससे कम है थोड़ा शिवहर, यानी शिवहर सबसे लास्ट में जो था आज ये तीसरा स्थान को प्राप्त किया है। उसी प्रकार पेट्रोल के खपत के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सबसे ज्यादा खपत होता पटना में, सबसे कम खपत होता शिवहर में। उसी प्रकार एलपीजी गैसों के आधार पर अगर देखा जाए तो निश्चित तौर पर हम लोग कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा पटना में खपत है, उसके बाद शेखपुरा में खपत देखने को मिल रहा है। उसी तरह लघु बचत के दृष्टिकोण से देखा जाए, लघु बचत का सबसे बड़ा उदाहरण, सबसे बेहतर उदाहरण है पटना ही है। दूसरा स्थान सारण यानी छपरा का है, तीसरा नालंदा। लेकिन सबसे लास्ट में जो है किशनगंज अररिया खगड़िया, यानी जो कोसी का जो क्षेत्र है, सीमांचल जो क्षेत्र है, उसमें सबसे कम देखने को मिल रहा। उसी प्रकार हम लोग कहेंगे मनरेगा का जॉब कार्ड धारी अगर को देखा जाए, सबसे मनरेगा
का निबंधन कहाँ हुआ, तो सबसे मोतिहारी यानी पूर्वी चंपारण मोतिहारी, दूसरा स्थान मुजफ्फरपुर है, तीसरा वैशाली। यानी कहा जाए तिरहुत प्रमंडल में इनका फंक्शन काफी बेहतर देखने को मिला। लेकिन सबसे लास्ट जो है शिवहर है और इसके बाद शेखपुरा, शिवहर और शेखपुरा सबसे खराब अवस्था में देखने को मिल रहा। उसी प्रकार शहरीकरण के दृष्टिकोण से देखा जाए, बिहार का शहरीकरण आप सबको पता है कि देश का सबसे पिछड़ा शहरीकरण, यानी देश में 31.2% तक शहरीकरण जा चुका है। वहीं राज्य का शहरीकरण मात्र 11% है। ये एक चौंकाने वाला तथ्य है और निश्चित तौर पर इससे क्षेत्र का विकास और तार्किक विकास नहीं हो सकता। अगर यहाँ भी देखेंगे, बिहार में भी देखें तो पटना में सबसे ज्यादा शहरीकरण है, उसके बाद मुंगेर का स्थान है, तब भागलपुर का स्थान आता, यानी पटना के बाद मुंगेर, मुंगेर का भागलपुर है। लेकिन सबसे कम जो शहरीकरण देखने को मिला मधुबनी में है, मधेपुरा में, शिवहर। ये क्रमिक रूप से जो आर्थिक समीक्षा जो दिया था ये क्रमिक रूप से। उसी प्रकार घनत्व के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, शहरीकरण को देखा जाए तो पटना सबसे आगे, यानी कि लगभग 43.5% आबादी शहरों में रहती है। उसी प्रकार समस्तीपुर बांका है, 3.5% आबादी शहरों में रहती है, यानी समस्तीपुर और बांका 3.5%। लेकिन सबसे कम शहरीकरण जो हुआ है वो है मधुबनी का। उसी प्रकार लिंगानुपात के दृष्टिकोण से देखा जाए तो लगातार सालों में देखा जाए सबसे बेहतर जो प्रदर्शन जो हुआ है वो बेहतर प्रदर्शन गोपालगंज का 1021, गोपालगंज में लिंगानुपात सबसे ज्यादा, लेकिन सबसे कम मुंगेर है, मुंगेर में 876 है। उसी प्रकार शौचालय निर्माण के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले जो जिला है वो सीतामढ़ी है और सबसे कम प्रदर्शन करने वाला जो जिला है वो अरवल है। सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले सीतामढ़ी और सबसे ज्यादा प्रदर्शन करने वाले वो अरवल है। उसी पर वाहनों की संख्या के आधार पर देखा जाए तो कहा जाता है कि पटना में वाहनों की संख्या ज्यादा है, मुजफ्फरपुर में दूसरा स्थान है, दरभंगा तीसरा है, और जबकि सबसे कम है लखीसराय, इससे थोड़ा सा ज्यादा है शेखपुरा, उससे ज्यादा है शिवहर। यहाँ ध्यान रखा जाएगा पटना में सबसे ज्यादा और लखीसराय में सबसे छोटा। लेकिन एक बात चौंकाने वाली बात है, कई न्यूज़पेपर में इस बात की चर्चा हुई थी कि मुजफ्फरपुर में निबंधन अपेक्षाकृत ज्यादा हो रहा, निबंधनों की संख्या के आधार पर, लेकिन कुल वाहनों की संख्या के आधार पर मैंने ये डाटा दिया। तो निबंधन जो विगत कुछ वर्षों में जो देखा जा रहा, मुजफ्फरपुर में कहीं ज्यादा देखने को मिल रहा। तो इस रूप में हम लोग समीक्षा को देखे हैं और इसके आगे की कड़ी में भी हम लोग चलना चाहेंगे। यहाँ कुछ डाटा जो आप लोग के लिए भी बहुत उपयोगी डाटा है, उस चीज को समझने का कोशिश करें कि इस क्षेत्र में कृषि का जो विकास है विगत 6.25% है, ये कृषि का विकास। इसके अलावा कुछ डाटा और भी हम लोग आपको कह सकते हैं, वो डाटा है कि प्राथमिक क्षेत्र में योगदान कितना है, और यानी कि कुल राज्य के बजट, राज्य के राजस्व में जो योगदान जो आता है प्राथमिक क्षेत्र, जिसमें कृषि भी है, खनन भी है, पशुपालन भी है, वन भी है, मत्स्यन भी है, उसका योगदान है 18.3%। 2015-16 का डाटा है 18.3%। उसी प्रकार द्वितीयक, जिसमें निर्माण भी है, विनिर्माण भी है, इसमें जो है 18.1% है, जबकि तृतीयक 59.9%, यानी ऑलमोस्ट 60% के आसपास तृतीयक क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रयास से हो रहा सरकार का। उसी प्रकार एक चीज और भी हम लोग चर्चा करना चाहेंगे, खासकर सरकार के खर्च के बारे में। कहा जाता है कि सरकार अगर राजस्व व्यय में अगर खर्च कर रही है तो सबसे ज्यादा जो खर्च है सामाजिक सेवाओं पर 38%, लेकिन उससे ज्यादा आर्थिक सेवाओं पर 48% कर रही है, जबकि सामान्य कार्यों के लिए ये 14% ही खर्च है। तो उस रूप में अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो उस रूप में काफी बेहतर। उसी प्रकार पूंजीगत व्यय के रूप में देखेंगे तो आर्थिक सेवाओं पर 75% है, 73% है, सामाजिक सेवाओं पर 11% है, जबकि सामान्य कार्यों पर 15% है। इस चीजों को ये एक हम अनुमान बेहतर के रूप में कर सकते हैं। उसी प्रकार एक चीज और भी देखना होगा कि वित्तीय अनुशासन के दृष्टिकोण से बिहार का जो वित्तीय जो कार्य हो रहा काफी बेहतर है, खास करके ऋण लेने के क्रम में, राजकोषीय घाटा के क्रम में और साथ ही साथ ब्याज भुगतान के क्रम में जो राष्ट्रीय लक्ष्य है, जो निर्धारित लक्ष्य है, उस लक्ष्य के अनुरूप हमने प्राप्त किया है। इस रूप में हम लोग कह सकते हैं कि आर्थिक बजट जो वित्त से जुड़ा हुआ था काफी बेहतर है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के पहलू को लेकर के चर्चा करेंगे कि अन्य क्षेत्रों में सरकार की भूमिका